दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पर्यावरण के घटक के बारे में, पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में। और इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी बताऊंगा। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पूरी क्लास को आप देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि बात करते हैं, अभी तक यदि आपने किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया हुआ, यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और क्लासेस बिल्कुल रेगुलर लेना चाहते हैं और बिल्कुल पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ अच्छे से चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे ऑनलाइन क्लास को, जहां पर गूगल मीट ऐप के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। 1 या 2 डेमो आप फ्री ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8920340192 पर आप हमें व्हाट्सअप करिए। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टीम के द्वारा या हमारे द्वारा दी जाएगी। चलिए आइए अब बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जैसा कि बात करते हैं पर्यावरण के बारे में, यदि हम देखें तो पर्यावरण को अगर हम देखें तो पर्यावरण को 2 शब्दों में हम बांट कर देख सकते हैं। ठीक है, 2 शब्दों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो पहली बात की जाती है परि, और दूसरे शब्द की बात की जाती है, दूसरे शब्द की बात की जाती है आवरण। तो पहला शब्द कौन सा हो जाता है दोस्तों? परि हो जाता है। और दूसरा शब्द कौन सा हो जाता है? आवरण हो जाता है। अब बात हमें ये कर लेना चाहिए कि परि का मतलब क्या हो जाता है। देखिए, परि का मतलब हो जाता है चारों तरफ। क्या होता है? चारों तरफ। तो ध्यान रखिएगा, परि का मतलब होता है चारों तरफ। आवरण का मतलब हो जाता है दोस्तों घेरा। क्या हो जाता है? आवरण का मतलब हो जाता है घेरा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पर्यावरण शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक तो पहला शब्द हो जाता है परि और दूसरा शब्द हो जाता है आवरण। परि का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? परि का मतलब हो जाता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब हो जाता है घेरा। अर्थात अगर इसको हम दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि परि प्लस आवरण कर देते हैं, परि प्लस आवरण को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? पर्यावरण बन जाता है। और पर्यावरण का पूरा कंप्लीट मतलब क्या हो जाता है? चारों तरफ से घेरना। तो पर्यावरण का कंप्लीट मतलब क्या हो जाता है? चारों तरफ से घेरने को ही क्या कहा गया है? चारों तरफ से घेरने को ही क्या कहा गया है? पर्यावरण कहा गया है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई हैं? तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई हैं दोस्तों? तो जैसा कि बात करते हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक है, जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वो चाहे वो मानव ने बनाया हो या प्रकृति ने बनाया हो, वो सारी चीज़ें जो हमें घेरी हुई हैं चारों तरफ से, जो हम पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम पर्यावरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वे सारी चीज़ें क्या हैं? पर्यावरण के पार्ट है। और जो पर्यावरण के पार्ट है वही है पर्यावरण। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा आप देना चाहें तो आप ऐसे दे सकते हैं कि मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र, मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आप लोग मेरी बात समझ गए हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया बिल्कुल क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण का मतलब क्या हो जाता है? तो पर्यावरण का मतलब हो जाता है चारों तरफ से घेरना, और चारों तरफ से घेरने का मतलब ये हो जाता है हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वे चारों तरफ से हमें घेरी हुई हैं और वे सारे पर्यावरण के पार्ट हैं, और जो पर्यावरण के पार्ट है वही है पर्यावरण। ये हमें ये हम पर या तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। देखिए, पर्यावरण के घटक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, यानी कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो पहला कंपोनेंट्स जो होता है वो प्राकृतिक कंपोनेंट्स होता है, और दूसरा कंपोनेंट्स कौन सा होता है दोस्तों? मानव निर्मित कंपोनेंट्स होता है। देखिए, प्राकृतिक कंपोनेंट्स होता है जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति ने बनाया हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? वो प्राकृतिक घटक माना जाएगा। जैसे कि बात करते हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक है, जल थल मृदा प्रकाश, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो किसने बनाया हुआ है? तो ये सारी चीज़ें किसने बनाया हुआ है? प्रकृति ने बनाया हुआ। एक बार आप सोचिए, जैसे हम आप लोग हैं, इसको हमें किसने बनाया हुआ? प्रकृति ने बनाया हुआ। पेड़ पौधे आप देखते हैं तो उसको किसने बनाया हुआ? प्रकृति ने बनाया है। अब सोचिए, जल किसने बनाया है? जल यानी कि जो वाटर होता है उसको किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया।
जहाँ हम जिस भूमि पर रहते हैं, स्थल की बात करते हैं, तो इसको किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया हुआ है। और वायु की बात करते हैं, जो हम वायु से सांस लेते हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वायु से हमें काफ़ी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो यह हमारे लिए एनवायरनमेंट प्रदान करता है रहने के लिए, तो इसको किसने बनाया हुआ? प्रकृति ने बनाया हुआ। जो प्रकाश हमें मिलता है सूर्य के द्वारा, उसको किसने बनाया हुआ? प्रकृति ने बनाया हुआ। मृदा, जिस मिट्टी पर हमारी खेती होती है, जिस टेम्परेचर में हम रहते हैं, क्योंकि हमें हमारे लिए जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए, हमारे रहने के लिए अनुकूल टेम्परेचर भी का होना ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को किसने बनाया हुआ? इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो प्रकृति ने बनाया हुआ है, और जो कि एक प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वे सारी चीज़ें जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया हुआ है, उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? प्राकृतिक घटक के अंतर्गत रखेंगे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, मानव निर्मित घटक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका निर्माण स्वयं मानव ने किया है, जिसका निर्माण स्वयं मानव ने किया है। अब मानव की क्या क्षमता है? मानव किस प्रकार की चीज़ों का निर्माण कर सकता है? जैसे कि जिस घर में हम रहते हैं उसको हमने बनाया है, जिस घर में हम रहते हैं, जिस इमारतों या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हम रहते हैं, इसको हमने बनाया हुआ है। तो ये हमारा पर्यावरण है, यानी कि हमारे द्वारा निर्मित किया गया पर्यावरण है, ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट है। बहुत सारे हमने उद्योग धंधे लगा रखे हैं, बहुत सारे हमने कंपनियां लगा रखी हैं। तो ये सारी जो कंपनियां हमने लगाया हुआ, ये जो हमने घर बनाया हुआ है, ये जो हमारी इमारतें बड़ी बड़ी हैं, जो बिल्डिंगें हैं, ठीक है, और जो तमाम तरह के एक तरीके से स्थल हैं, छोटे मतलब जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, इसका निर्माण किसने बनाया हुआ? इसका निर्माण किसने किया हुआ है? हमने किया हुआ है। और जिसको हमने बनाया हुआ है वो हमारा पर्यावरण है, यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण है। दूसरी बात करते हैं सड़क, महसूस करिए आप, सड़क की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं पार्क की बात करते हैं, तो पार्क को हमने बनाया हुआ, क्योंकि पार्क क्या करते हैं? हम स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ज़मीन लेते हैं और ज़मीन पर हम क्या करते हैं? वहाँ पर जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेड़ की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, वहाँ लाकर हम लगाते हैं, घास की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कहीं और से लाकर लगाते हैं, तो उसको हमने बनाया हुआ है। तो ये क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। हमारे कल्चर की बात करते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, जिसमें रहन सहन, धर्म, रीति रिवाज, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसको हमने बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक तरीके से मानव निर्मित पर्यावरण है। इनका भी प्रभाव या तो हम पर प्रत्यक्ष पड़ता है या अप्रत्यक्ष पड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि पर्यावरण की परिभाषा आप हमें बता दीजिए, तो अगर आप चाहें तो इतना भी बता सकते हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित के घटक को यदि आप मिला देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। अगर आप ऐसा कहना चाहें, ऐसा बताना चाहें तो बता सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण की परिभाषा ये भी बन सकती है। चलिए अब आइए बात करते हैं, प्राकृतिक घटक को भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। प्राकृतिक घटक को भी अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, एक तो जैविक घटक में और दूसरा देखा जाए तो अजैविक घटक में। जैविक घटक का मतलब हो जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या कहा जाता है इसे अंग्रेजी में? तो बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैविक घटक का मतलब हो जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या कहा जाता है इसे? बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब हो जाता है कि इसमें सजीव प्राणियों का संसार होता है। इसमें किसका होता है? सजीव प्राणियों का संसार होता है। अब सजीव प्राणी में कौन आ जाएंगे? जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य की बात करते हैं या जीव जंतु की बात करते हैं, ये सारे जैविक घटक में आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैविक घटक में अगर देखा जाए तो जिसमें भी जीवन होता है, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वे सारी चीज़ें जैविक घटक में आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम, यानी कि हम लोग हैं, पशु पक्षी की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगे दोस्तों? जैविक घटक में आ जाएंगे। अब बात करते हैं अजैविक घटक की बात करते हैं। देखिए, जैविक घटक को ही प्रकृति ने बनाया हुआ है और अजैविक घटक को भी प्रकृति ने बनाया हुआ है, लेकिन इसको हमें अलग अलग रूप में समझना होगा, क्योंकि अगर हम जैविक घटक को नहीं समझेंगे और अजैविक घटक को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी हो सकती है, हमारे एग्जाम में हमारे प्रश्न गलत हो सकते हैं। जैसे कि आगे मैं आपको प्रश्नों को दिखाऊंगा भी, एक एक प्रश्न को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे संबंधित जितने भी यूपी टेट या सी टेट के क्वेश्चन होंगे वे सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा कर दिखाऊंगा।
तो ध्यान रखिएगा। अब जैविक घटक के बारे में मैंने आपको, मुझे लगता है कि समझा दिया और बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, जिसका निर्माण जिसके अंतर्गत जितने भी लिविंग थिंग्स आती हैं वे सारी चीज़ें जो हैं जैविक घटक के अंतर्गत रखी गई हैं। चाहे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, जो भी चीज़ें हैं जिसमें जीवन है, कुल मिलाकर जिसमें जीवन है वे सारे किस में आएंगे? जैविक घटक में आएंगे। अब बात करते हैं अजैविक घटक के बारे में। अजैविक घटक का मतलब हो जाता है दोस्तों, अजैविक घटक का मतलब हो जाता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। और इसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? निर्जीव पदार्थों को रखा जाता है। अब निर्जीव पदार्थों का मतलब ये हो जाता है जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया भी हुआ है। देखिए, अजैविक घटक को भी किसने बनाया हुआ? प्रकृति ने बनाया हुआ। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक घटक के अंतर्गत ही जैविक और अजैविक घटक आएंगे, जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया हुआ है, दोनों को ही। लेकिन इसको हमें अलग अलग रूप में समझना होगा। अगर हम अलग अलग रूप में इसको समझ लेते हैं तो सारी बातें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और हमारे एग्जाम में हमारे प्रश्न भी गलत नहीं होंगे। तो अजैविक घटक का मतलब क्या हो जाता है कि इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो निर्जीव पदार्थों को शामिल किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं स्थल, जिस भूमि पर आप रहते हैं, एक जैविक घटक है। जल की बात करते हैं, जिस पानी को आप पीते हैं वो क्या है? एक तरीके से निर्जीव पदार्थ है। और जब निर्जीव पदार्थ है तो ये अजैविक घटक में आएगा और यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। वायु की बात करते हैं, एयर यानी हवा की बात करते हैं, तो ये भी क्या है? इसमें भी जीवन नहीं है, निर्जीव पदार्थ है, तो ये भी किस में आएगा? अजैविक घटक में। फिर प्रकाश की बात करते हैं तो इसमें भी जीवन नहीं है, इसमें भी जीवन नहीं है, तो ये भी किस में आएगा दोस्तों? अजैविक घटक में। फिर मृदा की बात करते हैं, ताप की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अजैविक घटक में आएंगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको समझाया जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में। जैविक घटक का मतलब क्या हो जाता है? जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी वे सारी जैविक घटक होंगी। और अजैविक घटक का मतलब क्या हो जाता है? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी या नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वे सारी चीज़ें, या नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव चीज़ें जितनी भी होंगी वे सारी जो होंगी वो एक तरीके से अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगी दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो अजैविक घटक होता है ना, ये ऐसा पर्यावरण तैयार करता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो इनको रहने के लिए। अब सोचिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? वे स्थल जल वायु इन सब की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो इसका निर्माण कौन करता है? अजैविक घटक करता है। तो अजैविक घटक क्या करता है? जैविक घटक में जो रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हैं उनके लिए ये क्या करता है? पर्यावरण तैयार करके देता है कि भैया तुम्हें अगर रहना है तो आप यहाँ आकर रह सकते हैं, यानी तुम रहना चाहते हो तो यहाँ आकर रह सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि पर्यावरण के बारे में हमने आपको बताया कि पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, या दो शब्दों की संधि से बना हुआ है। एक तो पहला शब्द हो जाता है परि और दूसरा शब्द हो जाता है आवरण। परि का मतलब क्या हो जाता है? चारों तरफ हो जाता है। और आवरण का मतलब हो जाता है घेरा, यानी कि अर्थात कहने का मतलब ये हो जाता है चारों तरफ से घेरने को ही, जो चारों तरफ से तमाम तरह की चीज़ें हमें घेरी हुई हैं वे सारी जो है पर्यावरण के पार्ट हैं। और जो पर्यावरण के पार्ट हैं वही पर्यावरण है। और ये सारे पार्ट क्या करते हैं? या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि पर्यावरण के घटक के बारे में। तो पर्यावरण के घटक के बारे में यदि आप देखें तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक तो प्राकृतिक घटक होता है और दूसरा मानव निर्मित घटक होता है। प्राकृतिक घटक का मतलब क्या हो जाता है? जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया हुआ है। वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों का निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया हुआ है वे सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? प्राकृतिक घटक में। और जिनका निर्माण स्वयं मानव ने किया हुआ है, या जिन पदार्थों का निर्माण या जिन चीज़ों का निर्माण स्वयं मानव ने किया हुआ है वे सारी चीज़ें मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाएंगे और मानव निर्मित घटक में आ जाएंगे। प्राकृतिक घटक को भी देखा जाए तो दो भागों में बांटकर समझाया गया है। एक तो पहला घटक देखा जाए तो जैविक घटक होता है और दूसरा घटक अगर देखा जाए तो अजैविक घटक होता है। देखिए, जैविक घटक का मतलब क्या हो जाता है?
जितने भी लिविंग थिंग्स होंगी, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगी या सजीव प्राणी होंगे, वे सारी चीज़ें जितने भी जीवन जिनमें भी जीवन होगा वे सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, जैविक घटक में। चाहे वो बात करें पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य, सब जितनी भी चीज़ें हैं वे सारी जैविक घटक में आ जाएंगे जिनमें जीवन है। दूसरी बात करते हैं अजैविक घटक, जिनमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, और वे सारी चीज़ें जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वे सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी दोस्तों, वो आ जाएंगी एक तरीके से अजैविक घटक। यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा कि मानव निर्मित घटक अजैविक घटक में नहीं आएंगी, मानव निर्मित घटक अजैविक घटक में नहीं आएंगी, बस केवल और केवल अगर देखा जाए तो प्राकृतिक घटक, जैसे कि बात करते हैं स्थल यानी कि भूमि की बात करते हैं, जल वायु प्रकाश मृदा, जिसका निर्माण पर्यावरण, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया हुआ है, वो अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं है, वो अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसा कि बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में। देखिए पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं। एक तो पहला क्षेत्र अगर देखा जाए तो स्थल मंडल, दूसरा क्षेत्र अगर देखा जाए तो जल मंडल है, और तीसरा क्षेत्र अगर देखा जाए तो वायुमंडल है, और चौथा क्षेत्र अगर देखा जाए तो जलमंडल है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र कितने हैं तो आप बता दीजिएगा पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। एक तो पहला क्षेत्र हो जाता है स्थल मंडल, दूसरा क्षेत्र हो जाता है जलमंडल, और तीसरा क्षेत्र हो जाता है वायुमंडल, और चौथा क्षेत्र हो जाता है जलमंडल। देखिए स्थल मंडल का मतलब क्या हो जाता है, स्थल मंडल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी या कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगे, जैसे कि बात करते हैं पर्वत पठार मैदान घाटी, ये सारे जो होंगे किस में आ जाएंगे, स्थल मंडल में आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्थल मंडल के अंतर्गत अगर देखा जाए या इस मंडल में अगर देखा जाए तो पर्वत पठार मैदान घाटी ये सब जो होंगे स्थल मंडल के अंतर्गत आएंगे। जल मंडल का मतलब हो जाता है जैसे बर्फ़ की बात करते हैं, वाष्प की बात करते हैं, या भूमिगत जल की बात करते हैं, तो कुल मिलाकर जितना भी जल है, जल वाला जितना भी पार्ट है वो जल मंडल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। तो वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जितनी भी गैसें हैं वे सारी गैसें वायुमंडल के अंतर्गत आएंगी या आएंगे। तो ध्यान रखिएगा वायुमंडल के अंतर्गत जितनी भी विभिन्न प्रकार की गैसें हैं पृथ्वी पर, वे सारी गैसें जो होंगी वायुमंडल के अंतर्गत आएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब जलमंडल का मतलब क्या हो जाता है, जलमंडल का मतलब हो जाता है बायोस्फीयर, इसे कहा जाता है। और बायोस्फीयर का मतलब ये हो जाता है जहाँ पर जीवन संभव होता है, जहाँ पर जीवन संभव होगा। अब सोचिए एक बार, केवल स्थल में कोई रह सकता है? अगर कोई पर्वत अकेले में रहना चाहे तो क्या कोई पर्वत अकेले में रह सकता है? नहीं रह सकता है। ठीक है, घाटी की बात करते हैं, कोई घाटी मैदान कोई नहीं रह सकता है। केवल जल में कोई प्राणी रह सकता है? नहीं रह सकता है। कोई वायु में केवल प्राणी रह सकता है? नहीं रह सकता है। देखिए जलमंडल का मतलब हो जाता है, बायोस्फीयर का मतलब हो जाता है जहाँ पर स्थल यानी कि भूमि पर्वत पठार मैदान भले भी होगा, लेकिन वहाँ पर जल भी होना जरूरी है, और जल के साथ साथ वायु भी होना जरूरी है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीवन नहीं जी सकते हैं, उनका जीवन संभव नहीं होगा। तो जलमंडल का मतलब हो जाता है जहाँ पर सारी चीज़ें स्थल जल वायु मिलकर क्या करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जलमंडल कहा जाता है। स्थल मंडल का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पर एक तरीके से स्थल वाली सारी चीज़ें पाई जाएंगी, चाहे मैदान पठार पहाड़ की बात करते हैं, घाटी की बात करते हैं, जलमंडल की बात करते हैं, जहाँ पर जितने भी जल पाए जाएंगे वो सारे जलमंडल के अंतर्गत आएंगे। वायुमंडल का मतलब समझ ही गए हैं, और जलमंडल का मतलब हमने आपको समझा दिया है कि जलमंडल का मतलब हो जाता है जहाँ पर स्थल वायु जल तीनों मिलकर क्या करते हैं, जीवन संभव बनाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा गया है, जलमंडल कहा गया है। तो हम लोग जलमंडल वाले क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर आप देखेंगे स्थल भी है, जल भी है, वायु भी है। तो जहाँ पर भी जीव जंतु होंगे उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो क्षेत्र जो होगा जलमंडल वाला क्षेत्र होगा, क्योंकि वहाँ पर हवा भी होगी, पानी भी होगा और स्थल भी होगा। आप सोचिए एक बार, चंद्रमा पर अगर कोई रहने चला जाए तो वहाँ रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल सूखा है सब कुछ। ठीक है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे स्थल मिलेगा तो जल नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा तो वायु नहीं मिलेगी। ठीक है, बुध पर अगर देखेंगे इसी तरह से, जैसे कि पृथ्वी देखो, अगर सौरमंडल में अगर देखा जाए तो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में से 7 ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर जीवन संभव नहीं है। जहाँ पर एक और ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव बनाने की बात की जा रही है, लोग कहते हैं मंगल ग्रह पर हम जीवन संभव बना सकते हैं। तो वहाँ पर जल थल जहाँ
वहाँ स्थल तो पहले ही है, तो वहाँ पर जल की भी वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वायु की भी चीज़ें एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन वहाँ पर संभव हो पाएगा। तो जैवमंडल का मतलब हो जाता है जहाँ पर जीवन संभव हो, और वहाँ कहाँ पर जीवन संभव होगा, जहाँ जल, थल और वायु तीनों मिलेगा, वहीं पर ही जीवन संभव हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में कभी प्रश्न यही पूछ लेता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप बता दीजिएगा पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। एक तो स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है जैवमंडल। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या बता दिया है, बस ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं रखेंगे, आप लोग बताइएगा। अगर समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं तो फिर इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने आपको बताया कि पर्यावरण के अर्थ के बारे में, पर्यावरण की परिभाषा के बारे में हमने आपको बताया, फिर पर्यावरण के 2 घटक के बारे में हमने आपको बताया, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि प्राकृतिक घटक को बीच 2 भागों में बांट कर देखा गया है, एक तो जैविक घटक, दूसरा अगर देखा जाए तो अजैविक घटक के बारे में बताया गया है। ठीक है, पर्यावरण की परिभाषा अगर आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं कि जैविक घटक और अजैविक घटक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें चाहे तो मानव निर्मित को भी जोड़ लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी पर्यावरण के पार्ट ही हैं। तो दोस्तों, फिर इतना हमने आपको समझा दिया। और जैविक घटक के अंतर्गत हमने आपको क्या बताया था, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें जीवन है, सजीव वाली चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, सब कुछ जिसमें जीवन है, वे सारे, जिनमें जीवन है वे सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी या आएंगे, वे सारे जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। और अजैविक घटक का मतलब हो जाता है अबायोटिक कंपोनेंट, जितने भी निर्जीव पदार्थ होंगे वे सारी चीज़ें किसके अंतर्गत रखी जाएंगी या रखे जाएंगे, अजैविक घटक के अंतर्गत। जैसे जल, थल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप, ये सारी चीज़ें अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। मानव निर्मित पर्यावरण का मतलब मैंने आपको बताया था जिसका निर्माण स्वयं मानव ने किया है। तो आप इतना तो सोच ही सकते हैं कि इसका निर्माण स्वयं मानव ने किया हुआ है, और जिसका निर्माण स्वयं मानव ने किया हुआ है, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, या आते हैं। तो फिर हमने आपको पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बताया, जो 4 क्षेत्र हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के बारे में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ।